एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 5 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 जो है इम्पॉर्टेंट भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं MCQ और एक्सरसाइज डिस्कस करके बेटा फिर इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं उनको मैं अलग से लिखूंगी। फिर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उनको लिखूंगी। आप अपनी कॉपी के पेज पे उन चीज़ों को नोट्स ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम फेस आती है जब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फिंगर टिप पे लर्न करोगे, उन फार्मूलाज को फिंगर टिप पे लर्न करोगे, फिर आप न्यूमेरिकल्स पे आओगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट, गिवन डाटा लिखना होता है और फार्मूला की अप्रोच होगी। आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लर्न होंगी तो आप उनकी अप्रोच तक करके उनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए जी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.1 जो कि MCQs हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर है बेटा 5.1। ये टोटल MCQs हैं, 6 MCQs हैं। तो पहले ही मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट MCQ का आंसर क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड, फिर फोर्थ का आंसर क्या होगा, फिफ्थ का क्या होगा और फिर 6 क्वेश्चन का। जो सोल्यूशन वाले होंगे वो मैं साथ साथ कर दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा, Earth's gravitational force of attraction vanishes at, कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस ऑल्टीट्यूड पे वैनिश हो जाती है, इसके बारे में कोई भी प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशंस नहीं है। जो इन्फिनिटी है तो इसलिए हम जो है यहाँ पे जो टिक लगाएंगे वो B ऑप्शन होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी है और उसके बाद बेटा बी ऑप्शन इन्फिनिटी, ये सही ऑप्शन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद। जी की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, जब ऑल्टीट्यूड कम होता है। ऑल्टीट्यूड कम होगा जी की, जी है स्मॉल जी, स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, GME डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। अब ये हाइट कम होगी, G बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ेगी, G की वैल्यू कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। तो इसी फॉर्मूला को माइंड में रखते हुए ना बेटा आप इन चीज़ों को जो है वो टिक किया करें क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप लोग कर सकते हो। तो इसकी जो सही ऑप्शन होगी decrease in altitude, value of G increases with the decrease in altitude, C option will be correct, decrease in altitude। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ G एट हाइट 1 अर्थ रेडियस। एट हाइट 1 अर्थ रेडियस बेटा 1/G हो जाती है, यानी अर्थ की वैल्यू का 1/4 हो जाती है। ये आपकी बुक में चूँकि G यहाँ लिखा हुआ तो ब्रैकेट में नहीं है तो इसलिए मैं यूँ लिख रही हूँ। आप इसको अगर आपको ऑप्शन G/4 लिखी आती है तो तब भी यही ऑप्शन होगी, 1/4 हो जाती है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ सरफेस। ये D ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वैल्यू ऑफ G ऑन द मून सरफेस इज 1.6। ये मैं सोल्यूशन इसका यहाँ पे कर रही हूँ, फोर्थ वाले का। ये उसने कहा बेटा G की वैल्यू 1.6 है, मून के ऊपर 1.6 है ms-2,
मैस है जी 100 kg, तो वेट कितना होगा? वेट का फॉर्मूला W = mg, मैस है 100, जी की वैल्यू 1.6 है, तो ये वेट आ जाएगा 160 न्यूटन। ये मैंने सोल्यूशन कर दिया इसका, फोर्थ वाले का MCQ का, ये फोर्थ MCQ का सोल्यूशन है और ये सही ऑप्शन होगी बेटा बी ऑप्शन 160 न्यूटन। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन में अगर आप देखो लास्ट पेपर्स के, लास्ट ईयर्स के, इस चैप्टर में से बोर्ड में एक MCQ ज़रूर आना होता है। टोटल 6 MCQ हैं, क्या आप लर्न नहीं कर सकते हो? 5th MCQ है बेटा, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मैंने आपको जब सेटेलाइट वाला टॉपिक पढ़ाया तो जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो हाइट होती है ना बेटा 42-300 किलोमीटर, 42-300 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑर्बिटर स्पीड ऑफ द लो ऑर्बिट सैटेलाइट, ये भी डी ऑप्शन इज करेक्ट, 8000 मीटर पर सेकेंड। वेरी क्लोज टू द अर्थ लोएस्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? 8000 मीटर पर सेकेंड, या 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या 29,000 किलोमीटर पर आवर होती है। अब आपने देखना होता है आपको ऑप्शन किस यूनिट में गिवन है। अगर तो मीटर पर सेकंड में गिवन है तो आप 8000 मीटर पर सेकंड पे टिक लगाओगे। अगर ऑप्शंस आपको किलोमीटर पर सेकंड में गिवन है तो फिर 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और अगर ऑप्शन आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो 29,000 किलोमीटर पर आवर होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी इन दी लोएस्ट ऑर्बिट। ये बेटा इस चैप्टर के 6 MCQ हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। ये फोर्थ वाले MCQ का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के करीब जाके आपको भूल जाती हैं चीज़ें कि हमने कैसे सॉल्व किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5.2, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स दिए होते हैं आपकी एक्सरसाइज में। व्हाट इज मेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है बेटा, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू? विच वन attracting with the larger force, you or the earth? According to Newton's third law of motion, to every action there is always equal but opposite reaction. Newton's law of gravitation and Newton's third law of motion are consistent with each other. जिस फोर्स के साथ अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है आप भी अर्थ को उतनी ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हो। बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन अर्थ का इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से बेटा, इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का अट्रैक्शन का जो कंपैक्ट होता है या इम्प्रेशन है तो वो ज़्यादा हो जाता है। इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से अर्थ जो है वो एक सिग्निफिकेंट फोर्स के साथ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देती है, अट्रैक्ट करती है। उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जी क्वेश्चन नंबर बेटा है 5.4, व्हाट इज़ द फील्ड फोर्स? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ग्रेविटेशन फील्ड वाला टॉपिक जब आपको करवाया था ये आप लोगों को तब क्वेश्चन करवा दिया गया था। व्हाट इज़ द फील्ड फोर्स? इट इज़ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द ऑब्जेक्ट्स इन द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, दिस इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 5.5, वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स? पहले साइंटिस्ट को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स भी है? बेसिकली बेटा इस यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो है फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज था। पहले थ्योरीज आई थी अर्थ सेंटर्ड थ्योरी जिसमें ये कहा जाता था कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ मूव नहीं करती, अर्थ अपनी ही जगह पे मौजूद है, रेस्ट पे है, चांद, सूरज, बाकी प्लैनेट और स्टार्स के अक्रॉस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये था अर्लियर साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट, दैट इज इसको बोला जाता है अर्थ सेंटर्ड थ्योरी, कि अर्थ स्टेशनरी है, बाकी चीज़ें इसके अक्रॉस क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। फिर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, गैलीलियो और न्यूटन्स के ज़माने से पहले केपलर्स के भी कुछ आइडियाज़ थे। ये सारे साइंटिस्ट जो थे
ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व की और उनकी थ्योरीज़ जो हैं वो आज पढ़ाई जाती हैं और उनकी बनाई हुई थ्योरीज़ के बेसिस पे ही आज देख लें कि लोग स्पेस में जा चुके हैं, स्पेस स्टेशन बन चुके हैं, वहाँ लोग रहते हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो अब ये जो बाद में थ्योरी आई वो थी सन सेंटर्ड थ्योरी, ठीक है। ये सन सेंटर्ड थ्योरी बाद में आई जिसमें कहा गया कि सन जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है और बाकी प्लैनेट 8 प्लैनेट जो है वो उसके क्रॉस रिवॉल्व करते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्बिट और हर प्लैनेट का अपना जो है वो मून है, किसी के एक मून है, किसी के ज़्यादा हैं, वो डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशंस आपको ऑलरेडी छोटी क्लासेस में बताई जाती हैं। अब ये साइंटिस्ट जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उनकी जो थ्योरी थी, उनके सोचने का अंदाज़ वो कुछ और था क्योंकि वहाँ अर्थ सेंटर्ड थ्योरी कहा जाता था। फिर सन सेंटर्ड थ्योरी जब आई तो फिर जो है गैलीलियो और न्यूटन किया, काफ़ी ज़्यादा काम इन चीज़ों के बारे में था और फिर न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उसने बाकायदा बात की कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इनके मैसेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उनके जो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है उनके स्क्वायर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर ये वो आइडियाज़ आए कि जैसे जैसे हम अर्थ की से ऊपर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाना शुरू होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो फोर्स की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो वहाँ वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो जिसमें हम कहते हैं कि सैटेलाइट्स जो है वेटलेसनेस की कंडीशन में है और वो रिवॉल्व करना शुरू कर देती हैं इनटू डिफरेंट ऑर्बिट। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ये थ्योरी थी, इस वजह से अर्लियर साइंटिस्ट जो है वो गेस नहीं कर पाए थे कि ग्रेविटेशन फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 5.6, हाउ कैन यू से दैट दी ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ए फील्ड फोर्स। ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक में ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। क्यों वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता कब है? जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज़ होती है। लेकिन ये ख़ास साइड पे पहुंच के वो ऑब्जेक्ट्स वापस आते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। जब वो वापस आएंगे तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा फॉर द बॉडीज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर द बॉडीज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक फील्ड फोर्स है। एक ख़ास फील्ड के अंदर तो इसकी जो है फोर्स एक्ट करती है। जैसे हम इस फील्ड से बियॉन्ड चले जाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू वीकन होना शुरू हो जाती है। जैसे सैटेलाइट्स के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू वीकन हो जाती है जिस वजह से वो वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाते हैं और रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन व्हाट इज मेंटेन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अर्थ के करीब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू स्ट्रॉन्गर होती है और वो वैल्यू ज़्यादा होती है दैट इज़ इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ जी दैट इज़ 10 न्यूटन पर केजी। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन द ग्रेविटेशनल field of the earth, the gravitational force per unit mass is called the gravitational field strength। यानी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। और नियर द अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू जी की वैल्यू की इक्वल होती है और जी की वैल्यू अगर 10 है तो ये भी 10 न्यूटन पर केजी होगी। फोर्स पर यूनिट मैस, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है बेटा वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट्स पे मिल जाएंगे। नोट्स की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के आंसर गिवन है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ये लॉ एक्सप्लेन कर पाता है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी है, ये फोर्स किस तरह इंक्रीज होती है और किस तरह डिक्रीज होती है, क्यों मून अट्रैक्ट नहीं होता टुवर्ड्स द अर्थ, क्यों सैटेलाइट्स अट्रैक्ट नहीं होती टुवर्ड्स द अर्थ। बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी आर एबल टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी एनेबल scientists and satellites to revolve around the earth into different altitude and different heights.
So that's why we can say that the law of gravitation is very important to us. नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक लेक्चर में करवा दिया गया है वो आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5.10 हाउ मैस ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमिन। इसमें मैस ऑफ अर्थ वाला टॉपिक है जिसकी कंप्लीट डेरिवेशन आप लोगों को करवा दी गई है बोर्ड के ऊपर, ये आपने वहाँ से करनी है। नेक्स्ट है 5.11 कैन यू डिटर्मिन द मास ऑफ मून, इफ़ येस देन व्हाट यू नीड टू नो। क्या आप मास ऑफ मून कैलकुलेट कर सकते हैं? मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला था ME=GR² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अगर हमने मास ऑफ मून कैलकुलेट करनी है देन अगर मास ऑफ मून फाइंड करनी है, इफ़ वी वांट टू फाइंड द मास ऑफ मून, तो हमें चाहिए GM वैल्यू ऑफ G ऑन मून, रेडियस ऑफ मून, हमें और किस चीज़ का पता होना चाहिए? रेडियस ऑफ मून का पता होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ G, देन वी फाइंड द मास ऑफ मून। फिर फॉर्मूला ये चेंज करेंगे हम, ये मास ऑफ अर्थ की बजाय हम लिखेंगे मास ऑफ मून दैट इज इक्वल टू G की बजाय लिखेंगे GM, क्योंकि मून की सरफेस के ऊपर G की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज इक्वल टू 1.6 ms-2। R की बजाय लिखेंगे RM, दिस इज द रेडियस ऑफ मून और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। G की वैल्यू मून के ऊपर अर्थ के ऊपर हर जगह सेम होती है, कैपिटल G हर जगह सेम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हमें वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून चाहिए, रेडियस ऑफ मून की वैल्यू पता होनी चाहिए। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ G ऑन द मून सरफेस एंड रेडियस ऑफ मून देन वी कैन फाइंड द मास ऑफ मून। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि आपने नोट से लर्न कर लेना है, कि मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाई डज द वैल्यू ऑफ G वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वैल्यू ऑफ G क्यों वेरी करती है? G दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए हमने जो फॉर्मूला बेटा फाइंड आउट किया था उसका मैं एंड रिजल्ट लिख रही हूँ, वो था वैल्यू ऑफ G एट सम हाइट, वैल्यू ऑफ G। अच्छा बेटा ये बहुत कॉन्शियस रहना है, इस चैप्टर में स्मॉल g लिखा जा रहा है, ये कैपिटल G लिखा जा रहा है। स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है, कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होती। स्मॉल g की वैल्यू अर्थ के ऊपर 10 ms-2 होती है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू हर जगह सेम रहती है, दैट इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये चीज़ों के बारे में अपनी कॉन्शियस रहना है कि स्मॉल g की बात की जा रही है, ये कैपिटल G। GH का क्या रिलेशन है? कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं GH इज प्रोपोर्शनल टू 1/h स्क्वायर। R भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, ऑल्टीट्यूड के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द वैल्यू G डिपेंड अपॉन दी ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे G की वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बेटा। एक्सप्लेन हाउ वैल्यू G वेरीज विद ऑल्टीट्यूड, हाउ वैल्यू G वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दोनों का आंसर सेम है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, फॉर्मूला लिखोगे बताओगे वैल्यू G हाइट के लिहाज से चेंज होती है, क्योंकि हाइट चेंज होती जाएगी वैल्यू G चेंज होती जाएगी, तो ये डिपेंड ही ऑल्टीट्यूड के ऊपर कर रही है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखनी है। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस दैट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड दी artificial satellites। Artificial satellites are used for the communication purpose. These satellites carry passengers and instruments to perform different type of experiments, and these satellites are also used for the weather forecasting. Next beta question 5.15 how Newton's law of gravitation help to understand the
मोशन ऑफ दी सैटेलाइट्स। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमें पता चला कि हम अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। जब जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें W = mgh, यानी ऑब्जेक्ट का मैस कहीं चेंज नहीं होता। मून पे चले जाएं, सन पे चले जाएं, किसी प्लैनेट पे चले जाएं, ऑब्जेक्ट का मैस चेंज नहीं होता। मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज नहीं होगी। क्या चीज़ चेंज होती है? वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी ऑल्टीट्यूड के लिहाज से चेंज होती है। ऑल्टीट्यूड चेंज करेंगे वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाएगी। ऑल्टीट्यूड बढ़ाएंगे वैल्यू जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन है देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्टीट्यूड इतना बढ़ा दिया जाता है कि वैल्यू ऑफ जी इतनी कम हो जाती है जिसको हम निग्लिजिबल कह सकते हैं। तो फिर अगर वैल्यू ऑफ जी इतनी कम हो गई तो फिर ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाता है, फिर वो अट्रैक्ट नहीं होता टुवर्ड्स द अर्थ, फिर वो रिवॉल्व करना शुरू कर देता है इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये था बेटा 5.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर ऑर्बिटल विल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव किया आया था बेटा, √gh × r + h। ये फॉर्मूला हमारे पास। अगर आप गौर से देखो ना, gh का फॉर्मूला क्या होता है? gh किसके इक्वल है? कैपिटल G m e / r + h का होल स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हो? gh की जगह क्या लिखोगे? ये पूरा फैक्टर लिखिए, कैपिटल G m e / r + h और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये लिखोगे मल्टीप्लाई बाय r + h। ये r + h इसके स्क्वायर से क्या कर दीजिए? कैंसिल आउट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं बच्चों कैपिटल G m e / r + h। इसमें गौर से देखो, कैपिटल G कांस्टेंट है, मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ये ऑल्टीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन altitude, that is the height from the surface of earth। अब बात समझ आइए बेटा, किन फैक्टर्स के ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है ऑल्टीट्यूड के ऊपर। h ऑल्टीट्यूड है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन दी ऑल्टीट्यूड। एंड ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इट इज दी हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। फाइव 5.17 क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसका। वो कह रहा है वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन्ड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो स्टेशनरी हैं एट द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? तो अब बेटा आपको पता है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो 24 आवर्स लेती हैं टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ ऑल्सो टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है बेटा, रोटेशन या रेवोल्यूशन में फ़र्क है। रोटेशन होती है अपने एक्सिस के अक्रॉस एंड रेवोल्यूशन होगी अक्रॉस दी ऑब्जेक्ट जिसमें सेंटर बाहर लाई करता है। जो सैटेलाइट है उसका सेंटर अर्थ होगा, वो अर्थ के क्रॉस रिवॉल्व कर रही है, लेकिन जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के क्रॉस जो है वो रोटेट कर रही होती है। इस वजह से हम उसके लिए रोटेशन का लफ्ज़ लिखते हैं, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स एंड सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स। सो दैट्स वाई their velocity with respect to earth is 0, so that's why communication satellites are appears to be stationary with respect to earth. Its velocity with respect to earth is 0, so that's why we can say that the communication satellites are stationed at geostationary orbit.
क्लियर होगी बात बच्चों? इन सब क्वेश्चंस के आंसर, अगर आपको प्रॉब्लम हो कि आप प्रॉपर वर्डिंग में नहीं लिख सकते हो तो यूनिक नोट्स के ऊपर इनके आंसर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। 9th क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से सेंटेंस बना सकें या अपने व्यूज़ को प्रॉपर वर्डिंग में लिख सके समटाइम। तो इस वजह से आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके आपने अगर लर्निंग करनी है प्रॉपर वर्डिंग की तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यूनिक नोट से लर्न कर सकते हो। ये हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट होगी। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले बेटा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको लिखवा रही हूँ, फिर उनकी वैल्यूज़ आपको लिखवाती हूँ। आप साथ साथ लर्न कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। Okay, important formulas of chapter number 5. इसमें फॉर्मूला क्या है, उसका किस क्वांटिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किसके लिए ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पहले लिख देती हूँ ताकि वो लर्न हो जाए आपको। यहाँ फॉर्मूला यहाँ किस क्वांटिटी के लिए यूज़ हो रहा है, ओके। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखिए बेटा, पहली जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए आपको। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। ऑन अर्थ सरफेस, उसकी वैल्यू बेटा 10 ms-2 होती है, जो कि आपको सेकंड चैप्टर से की चीज़ें लर्न कराई जा रही हैं। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, इट्स वैल्यू 10 ms-2। उसके बाद बेटा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर होती है। ये लर्न होनी चाहिए फिंगर टिप पे। ME जो है दैट इज दी मास ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू भी आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ये मैंने लिख दिया बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्लोज टू अर्थ VO इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड
या बेटा इसके लिए लिखा जाता है 8000 मीटर पर सेकेंड, और या इसकी वैल्यू होती है 29,000 किलोमीटर पर आवर। इस चैप्टर के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपकी फिंगर टिप पे होंगी, तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इस चैप्टर में बेटा सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने जो पढ़ा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। m1 m2 ऑब्जेक्ट का मैसेज होगा, d क्या होगी उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस। ये पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा बेटा। फिर सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है मास ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला। ME mass of earth, MM mass of moon, MM mass of Mars भी हो सकता है। यानी जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी फिर आप उसके लिए नोटेशन थोड़ी थोड़ी चेंज करोगे। ME विल बी द मास ऑफ अर्थ, और उसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था GR² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, R रेडियस ऑफ अर्थ, और कैपिटल G क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर थर्ड नंबर पे बेटा हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वैल्यू ऑफ G एट सम ऑल्टीट्यूड h। एट हाइट h, और उसके लिए हमने लिखा था G h इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। फिर फोर्थ नंबर पे जो डेरिवेशन हुई थी बेटा वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h। उसके लिए हमने लिखा था बेटा VO √ GH इंटू R प्लस H। ठीक है, या मैंने आपको थोड़ा सा इसकी GH की वैल्यू यहाँ पुट करके जो फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का आया था ना उसको भी लिख देते हैं। वो था GME डिवाइडेड बाय R प्लस H। ये हैं इस चैप्टर के फॉर्मूलाज, ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले बेटा आपने इन फार्मूलाज को लर्न करना है। लर्न करके अपनी बुक बंद करके इनको लिखिए 1 टाइम, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लिखिए 1 टाइम, फिर बुक खोल के देखिए आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की हुई। जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको बार बार रिपीट करके 1 टाइम के बजाय लर्न नहीं हो रहे 5 टाइम कर लीजिए। 5 टाइम लिखने से लर्न नहीं हो रहे तो 10 टाइम कर लीजिए। ठीक है, तो आपको, क्योंकि हर इंसान का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। खुदा ताला ने आपको बताया कि 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं बनाई। किसी इंसान को 2 दफ़ा पढ़ने से लर्न हो जाता है, किसी इंसान को 5 टाइम चीज़ें पढ़ने से लर्न होती हैं। कुछ लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को फार्मूलाज लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, थ्योरी वो अच्छी से लर्न कर लेते हैं। तो हर इंसान का दिमाग जो है वो अल्लाह ने डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया होता है, लेकिन हम अपनी एफ़र्ट से अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। हम इसमें यानी यूँ समझ लीजिए कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही चीज़ों को हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बिल्कुल छोड़ दें तो फिर आपको चीज़ें लर्न नहीं होती। तो ये आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे तो आपको चीज़ें फिंगर टिप पर लर्न हो जाएंगी और फिर कभी नहीं भूलेंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में रखोगे, यानी आपने वीकली जो चीज़ें पढ़ ली हुई हैं इन चीज़ों को आप वीकली रिवाइज़ करते रहोगे तो चीज़ें आपको और अच्छी लर्न हो जाएंगी। तो ये आप लर्न कर लें बेटा इन फार्मूलाज़ को। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इनको लर्न करके बार बार लिख लीजिए, क्योंकि इन फार्मूलाज़ के बगैर और इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बगैर आपको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
हमें काफ़ी मसाइल जो है वो पेश आएंगे। बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये फार्मूलाज जो टीचर ने पहले लेक्चर में करवा दिए गए थे अब उनको किस तरह से यूज़ करना है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।